अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान को मेंटली सिक, ज़हनी मरीज, सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी थ्रेट, ऑब्सेस्ड और इन जैसे अलकाब से पुकारा। आप सब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात देख लिए होंगे। अब मुझे इसको इस वीलॉग में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। DGISPR ने क्या कहा वो सब जगह आपने सुन लिया होगा। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। सवाल ये नहीं है कि DGISPR ने क्या कहा है, मेरे लिए ये अहम नहीं है। जो उन्होंने कहा वो कह दिया। इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया, ऑब्सेस्ड कह दिया, जो कहना था कह दिया, उसका और पाकिस्तान का गुजारा नहीं हो सकता वो कह दिया, नहीं छोड़ेंगे कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बयानिए के जवाब में बयानियाँ बनाने के लिए थी? क्या ये एक बयानिए का जवाब था और जवाबुल जवाब था? इसका जवाब PTI देगी, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम बयानिए की जंग देखेंगे। वो उनको ज़हनी मरीज़ कहेंगे, ये उनको ज़हनी मरीज़ कहेंगे। पहले PTI वाले आर्मी चीफ को ज़हनी मरीज़ कहते थे, आज इन्होंने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कह दिया। तो एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ कहने का मुकाबला होगा, एक दूसरे को सिक्योरिटी थ्रेट कहने का मुकाबला होगा, या DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगे। क्योंकि हमने गुस्सा तो 9 मई के बाद भी देखा था और ऐसा लगता था कि इमरान खान 9 मई के बाद नहीं बच सकेंगे, लेकिन आज वो 9 मई के तमाम मुकदमात से बच गए हैं और 9 मई में कहीं उनका नाम नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे ना उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हुआ। पहले कहते थे 9 मई में इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो जाएगा, फिर कहते थे फैज़ के केस में मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। आज भी उन्होंने कहा कि हमने जितने मिलिट्री ट्रायल करने थे कर लिए, क्यों इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल 9 मई में नहीं होना। मेरा अब सवाल ये है कि DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम इसको बयानिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझें या एक इदारे का एक फर्म व्यू समझें जिसके बाद सिविल हुकूमत को इसके ऊपर कोई स्टेप्स लेने हैं। अगर तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने इसके ऊपर कोई इक़दामात करनी है तो फिर वो इक़दामात क्या हो सकते हैं? मेरे नज़दीक वो इक़दामात की 2-3 शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि फेडरल कैबिनेट जो है इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे के आर्टिकल 6 का रेफरेंस आईनी अदालत में भेज दे। जो वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, एक रेफरेंस लॉ मिनिस्ट्री बनाए, वो फेडरल कैबिनेट में पेश किया जाए। जो सबूत आज सारे पेश किए हैं DGISPR ने, वो सारे के सारे सबूत जो हैं वो लॉ मिनिस्ट्री एक रेफरेंस में डाले और उन रेफरेंस की बुनियाद पर आईनी अदालत में एक आर्टिकल 6 का रेफरेंस भेज दिया जाए जहाँ इसकी खुली अदालत में समाअत हो और फिर उसको सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को करार दिया जाए। उनके ऊपर सियासत पे ताहयात पाबंदी लगे, 14 साल कैद हो जाए, उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन वो सब कुछ एक जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए हो और फ़ौज उस जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा हो, या फ़ौज ना भी हिस्सा हो तो फ़ौज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिविल हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनका एक इदारा एक सियासतदान के बारे में ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी नहीं हो सकती। उसके इस बयानिए के साथ दुश्मन बहुत फ़ायदा उठा रहा है, इंडिया फ़ायदा उठा रहा है, अफगानिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट का ट्रायल हम आर्टिकल 6 के तहत आईनी अदालत में देख सकते हैं। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत ये करेगी? क्योंकि इससे पहले क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार होगी? क्या वफाकी हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे के आर्टिकल 6 का रेफरेंस भेजेगी? एक और सूरत हो सकती है, तहरीक इंसाफ को गद्दार एक पार्टी के तौर पे जो है सिक्योरिटी थ्रेट करार दे के उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अभी हमने देखा TLP पर पाबंदी लगाई गई है और भी सियासी जमातें हैं, उसमें कुछ सियासतदान भी एबडो करार दिए जा सकते हैं। क्या उस तरफ जाएंगे या बात सिर्फ इमरान खान तक रहेगी और तहरीक इंसाफ को रहने दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ को इस तनाज़े का हिस्सा ना बनाया जाए और इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर किया जाए? तो एक ये सूरत हो सकती है मेरे नज़र। दूसरी ये सूरत हो सकती है कि हम पार्लियामेंट में कोई कानून साजी करें, कोई 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करें कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की ये सज़ा है। जो सियासतदान आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करेगा, क्योंकि आज DGISPR ने आर्टिकल 17 और 19 का हवाला देते हुए कहा कि उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी तो मौजूद है कि जो भी आज़ादी इज़हार राय होगा वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो नहीं हो सकता। और ऐसा कोई भी आज़ादी इज़हार राय जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं है और उसकी आर्टिकल 17 और 19 के तहत गारंटी नहीं है। तो फिर क्या वो आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाने के लिए कोई कानून साजी हम देख सकते हैं, कोई आइन साजी हम देख सकते हैं? 2/3 भी मौजूद है और सादा अक्सरियत भी मौजूद है। पार्लियामेंट से कानून साजी भी कराई जा सकती है, आइन साजी भी कराई जा सकती है। क्या पार्लियामेंट अपना रोल अदा करेगी और पार्लियामेंट फ़ौज के साथ आके खड़ी होगी, फ़ौज के दिफा में खड़ी होगी, या फ़ौज ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ना है? ये पार्लियामेंट इससे इंडिफरेंट रहेगी, वो कहेगी सियासतदान हम क्यों किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ रहें? तो ये भी देखने की बात है, क्योंकि
9 मई के बाद तो हमने देखा कि कोई सिविल हुकूमत आज तक 9 मई के मुकदमात में उस तरह सजाएं तो नहीं हुई जैसी फ़ौज चाहती है। तो टेक्निकली क्या ये आज के बाद इनका हाल भी 9 मई जैसे मुकदमात का हो जाएगा या नहीं होगा, ये बात भी एक देखने वाली है। इसी तरह केपी में गवर्नर आज को तो फ़ौज दिफा कर रही है, फ़ौज कह रही है आज नहीं तो कल लाओ, आज कल नहीं तो आज लाओ। इसका क्या हल होगा, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल कंसेंसस इस पर भी नज़र नहीं आता है। तो फ़ौज के जो मुकदमात हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, वो तो कह रहे हैं इमरान खान के बच्चे आए फ़ौज में भर्ती हों, हमारे ख़िलाफ़ बयानिया क्यों बनाया जाता है। वो इमरान खान की बहनों के जो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू हैं वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा के कहा कि ये भी मुल्क से गद्दारी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन्हें यह है कि NDU में जो लोग आए हैं नेशनल वर्कशॉप में, उन सब को ये कहा गया है कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। क्या फ़ौज को मिलने वाला, फ़ौज से प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने वाला, फ़ौज के साथ ताउन करने वाला अगर सारे मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, उनका मतलब है हम इंडिया की फ़ौज हैं कि हमें मिलने वाला मीर जाफ़र और मीर सादिक और गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या एक रास्ता ये है कि PTI पाकिस्तान ये स्टैंड ले कि हाँ हम पाक फ़ौज को मिलने वालों को मीर जाफ़र और मीर सादिक नहीं समझते हैं, और PTI का कोई वफद जो है वो NDU का दौरा करे, PTI का कोई वफद ISPR का दौरा करे और कोई ब्रिज करने की करें गैप, या PTI के लोग ये कहें कि नहीं नहीं आज के बाद हम फ़ौज के किसी तकरीब में नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं मिलेंगे। ये अब PTI पाकिस्तान को भी फ़ायदा करना है, फैसला करना है, क्योंकि एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन ने भी ऐसी हरकत की और हमने देखा कि वो भी सिक्योरिटी थ्रेट हो गए पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद MQM पाकिस्तान वजूद में आई और जो उनकी पाकिस्तान की सारी क़यादत थी उसने कहा कि हम अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी इख्तियार करते हैं और अपनी पाकिस्तान की सियासत अपनी चलाएंगे। क्या PTI पाकिस्तान जो है वो इमरान खान से अलहदगी करके कोई PTI पाकिस्तान की सियासत चला सकती है, या उनका ख्याल होगा कि वोट बैंक तो इमरान खान का है? क्योंकि उस वक़्त भी कहा जाता था कि वोट बैंक तो अल्ताफ़ हुसैन का है, जो अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ने वाले ज़ीरो तो नहीं हुए, आज वज़रा और गवर्नर हैं। क्या इमरान खान को छोड़ने वाले ज़ीरो हो जाएंगे या वो भी आगे इक़्तिदार के मज़े लूटेंगे? ये भी तो देखने वाली बात है ना, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर भी इसी तरह इंडियन नेक्सेस, इंडियन मीडिया, सिक्योरिटी थ्रेट, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते थे, वो भी फ़ौजी जर्नलों को पुकारते थे। उन्होंने तो एक बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा भी लगा दिया। तो क्या अब टेक्निकल बात ये है कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे PTI पाकिस्तान आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सोच रही है, और PTI, क्योंकि मैं PTI ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा, मेरा बहुत अरसे से व्यू है कि दो PTIs हैं, एक PTI पाकिस्तान है, एक PTI ओवरसीज़ है। ओवरसीज़ का तो रद्दअमल हमने देख लिया, शहजाद अकबर, शहबाज गिल सब फ़ौरन DGI SPR के ख़िलाफ़ शुरू हो गए, लेकिन पाकिस्तान के किसी ओहदेदार ने अभी नहीं शुरू किया। जुल्फ़ी बुखारी ने शुरू किया स्टूपिड प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन असद कैसर ने तो अभी नहीं कहा, बैरिस्टर गौहर का तो रद्दअमल नहीं आया। तो क्या PTI पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रद्दअमल देगी? क्या PTI की पार्लिमानी पार्टी इसके ऊपर क्या रद्दअमल देगी? क्या वो अपने बानी के साथ खड़े होंगे या वो फ़ौज के साथ खड़े होंगे? मुझे लगता है कि PTI पाकिस्तान के लिए अब एक फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। क्या वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होंगे या वो बानी के साथ खड़े होंगे? दो किश्तियों में अब PTI पाकिस्तान भी नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी। KP की हुकूमत के लिए सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नोटिफिकेशन हो चुका है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा है कि अब आसिम मुनीर 2030 तक हैं। 2029 के इंतखाबात का जो ब्लूप्रिंट है, स्क्रिप्ट है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों से होना है। तो अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2029 के स्क्रिप्ट से मैं मिला के पढ़ूँ तो PTI के लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि फिर 2029 का इलेक्शन में तो वो नहीं जीत सकते। मैंने पहले भी कहा, उमर यूब महमूद अज़हर की जीती हुई सीटें हार रहे हैं, 2029 में तो फिर आप सारी जीती हुई सीटें हारेंगे। एक स्टेट पे मुस्लिम लीग नून भी 17 जमातों पे आ गई थी, तो क्या PTI 5 जमातों की रह जाएगी, 3 की रह जाएगी, पार्लियामान में नहीं रह जाएगी? फिर क्या होगा? मुज़ाहमती सियासत गिर रही है। आज आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के काबिल नहीं है। 7 दिसंबर के जलसे में क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया जाएगा? उसमें क्या ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी? ये बहुत अहम है। क्या सुहेल अफरीदी 7 दिसंबर के पेशावर के जलसे में DGI SPR को जवाब देंगे तो वो जवाब ऐलान जंग होगा, या उस जवाब के सके वो उस दिन किसी और टॉपिक पर बात करेंगे? क्योंकि ये भी कहा गया है कि उस दिन हम अगला लाहेमल देंगे। अगला लाहेमल अडियाला पर चढ़ाई का है, अगला लाहेमल इस्लामाबाद पर चढ़ाई का है। अगला लाहेमल क्या है? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने और आज DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो नज़र आता है
کہ آگے اب وہ نہ اڈیالے کے آگے تھیٹر لگانے دیں گے نہ ملاقاتیں ہونے دیں گے. ملاقاتیں بھی وہی کرے گا جو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے گا کہ میں باہر آ کے کوئی بات نہیں کروں گا, مجھے ملنے دیا جائے گا, ورنہ مجھے ملاقاتیں نہیں نظر آتی. لہذا اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی سول حکومت اور پارلیمان اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جواب میں کیا کرتی ہے. اگر وہاں سے کچھ نہ ہوا تو پھر ہم سمجھیں گے یہ بیانیے کی جنگ ہے. ایک سائیڈ اپنا بیانیہ دیتی ہے, دوسری سائیڈ اپنا بیانیہ دیتی ہے, عوام بیانیے کا فیصلہ کر لے.